वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस सेशन में रूसो के जनरल वेल की चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने रूसो के सामाजिक समझौते की चर्चा की थी और सामाजिक समझौते में हमने देखा था कि सामाजिक समझौता के परिणाम स्वरूप जो चीज़ सामने आई थी उसे ही रूसो ने जनरल विल या सामान्य इच्छा कहा था और यही सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। रूसो के अनुसार यदि हम प्राकृतिक अवस्था के उस चरण से जिसमें संघर्ष है, जिसमें असमानता है, जिसमें शोषण है, जिसमें अत्याचार है, जिसमें फ्रीडम नहीं है, जिसमें डिपेंडेंस है, जिसमें एक्सप्लॉयटेशंस है, ऐसी अवस्था से यदि निकलना है तो रूसो ने प्रोजेक्ट किया था कि हमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हम वो सब कुछ त्याग देंगे जो हमारे पास आज है और हम उस त्याग के स्वरूप, त्याग के परिणाम स्वरूप, उसके फल स्वरूप हमें जो मिलेगा वो मिलेगा सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा का सिद्धांत, सामान्य इच्छा के द्वारा गवर्नेंस, जिसमें हम वो सारी क्वालिटीज़, सारे गुण या उस अवस्था की सारी अच्छाइयाँ प्राप्त कर लेंगे जो एक समय में मनुष्य के पास थी, जो धीरे धीरे सभ्यता, संस्कृति और तर्क के विकास ने वो मानवता से छीन लिया। उस सारे गुणों को हम प्राप्त कर लेंगे। ये जो है रूसो की परिकल्पना थी और इसीलिए रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत हमारे लिए मुक्ति का साधन है, हमारे लिए उन अवस्था को प्राप्त करने का माध्यम है जो हम खो चुके लेकिन जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, हर व्यक्ति दूसरों के साथ जो है भावनाओं में बंधा हो, दूसरे की पेन को फील कर सके, दूसरे के दर्द को फील कर सके, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन की स्थिति में हो, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो रूसो जो है वो कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो चीज़ परिणाम स्वरूप, एज ए कंसिक्वेंस, एज ए रिजल्ट जो प्राप्त होगी वह है सामान्य इच्छा। अब यह प्रश्न उठता है कि सामान्य इच्छा होगी क्या, सामान्य इच्छा कहेंगे किसे। यहाँ पर वो कई जगह कई तरह की बात करता है, लेकिन यदि उस सबको इकट्ठा करें तो एक चीज़ हमारे सामने आती, वो 3 प्रकार के इच्छाओं की बात कर रहा है। एक व्यक्तिगत इच्छा, इंडिविजुअल विल की बात करता है। जो इंडिविजुअल विल का मतलब यहाँ पर यह है कि वह इंडिविजुअल के इंटरेस्ट तक सीमित है। It is confined to the interest of individual itself. It doesn't go beyond. It does not include the welfare of co-citizens या co-individuals living. तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पर व्यक्ति स्वार्थ से प्रेरित है, उसके स्वयं के कल्याण की इच्छा है, लेकिन उस इच्छा का दायरा इतना छोटा है कि उसमें दूसरों के हित या दूसरे के कल्याण शामिल नहीं होते। दूसरा वो कहते हैं एक कॉर्पोरेट विल, कॉर्पोरेट विल, ग्रुप्स विल, कम्युनिटीज विल, जिसको वो अपनी कम्युनिटी समझता है, अपना ग्रुप समझता है, उसके इच्छा की बात करता है। बट हियर ऑल्सो द इंटरेस्ट ऑफ ए कम्युनिटी इज कंट्रास्टेड और इन कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द अनदर कम्युनिटी। एक ग्रुप के वेलफेयर की बात है, एक कम्युनिटी के वेलफेयर की बात है। पता है कि दोनों ही प्रकार की इच्छाएं सामान्य इच्छा के आसपास भी नहीं। सामान्य इच्छाएं दरअसल वो तीसरी इच्छा की बात करता है
कि in every individual there is another kind of will, and that he calls a ideal will, आदर्श इच्छा. आदर्श इच्छा वो इच्छा है that includes the welfare of all, including oneself. जो खुद है उसकी इच्छा भी इसमें सम्मिलित है, इसके अलावा संपूर्ण समाज के हितों को वो उसमें समाहित करता है. तो यदि हम समान इच्छा को परिभाषित करना चाहें तो यहां पर समान इच्छा हमारे सामने किस रूप में आ रही है कि समान इच्छा व्यक्तियों की दरअसल उन इच्छाओं का समूह है जिन इच्छाओं में वह पूरे जो है कम्युनिटी के हितों की बात करता है, पूरे लोगों के वेलफेयर की बात करता है, कल्याण की बात करता है, पूरे हितों की बात करता है, और इन हितों में स्वयं के व्यक्ति का भी हित नहीं है. अब प्रश्न उठता है कि हाउ कैन इट बी आइडेंटिफाइड, किस इच्छाओं से? इज इट इज अ विल ऑफ वोटर्स, इट इज अ विल ऑफ ऑल, और समथिंग एल्स. अब प्रश्न उठता है कि क्या किसी समाज में यदि प्रजातंत्र भी हो तो क्या जो वोटर्स हैं उन वोटर्स की इच्छाओं को मिलाकर के सामान्य इच्छा बन जाती है, या सभी लोगों की इच्छाओं को मिलाकर के सामान्य इच्छा बन जाती है, या फिर उससे भिन्न है? यहां पर जो है रूसो जो है इस बात से एग्री नहीं करता. बोले वोटर की इच्छा यदि लोगों के सभी लोगों के हितों को यदि समाहित नहीं करती तो वो निश्चित रूप से सामान्य इच्छा नहीं बन सकती. वोटर्स की इच्छा का समूह सामान्य इच्छा हो ये जरूरी नहीं. ठीक उसी प्रकार से समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी लोगों की इच्छा भी जो है सामान्य इच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं. तो what is the quality of general will, or what qualifies the general will? This is important. Here one thing is important to recognize. वो कहता है कि चाहे एक ही व्यक्ति की इच्छा, सभी की इच्छा हो, या केवल एक व्यक्ति की इच्छा, और वो इच्छा इतनी आदर्श इच्छा हो जिसमें पूरे समाज के कल्याण की भावना निहित है, तो वो एक व्यक्ति की इच्छा भी सामान्य इच्छा का रूप धारण कर लेती है. कुल मिलाकर के सामान्य रूप से समझने की स्थिति यह है कि सामान्य इच्छा ना तो मतदाताओं की इच्छा है, ना ही सभी लोगों की इच्छा है, बल्कि ऐसी इच्छा है जो सर्वहितकारी इच्छा है, और सर्वहितकारी इच्छा का समूह ही सामान्य इच्छा बनती है, चाहे उसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व हो, कुछ लोग हों, या सभी लोग इन्वॉल्व. कुल मिलकर जो क्वालिटी है कि सामान्य इच्छा की वो है सर्वहितकारी, सभी लोगों के हित उसमें समाहित होने चाहिए. एक बात स्थापित हुई कि सामान्य इच्छा ऐसी इच्छा है जो सभी के हितों की बात करता है, सभी के हित जिसमें शामिल है, वो इच्छा ही सामान्य इच्छा हो सकती है. अब सामान्य इच्छा की क्या विशेषता है? पहली बात कि सामान्य इच्छा की पहली क्वालिटी है कि वो सभी के हितों की बात करता है. इट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑल. दैट इज व्हाई व्हेन वन ओबेज द जनरल विल, इट मीन्स द पर्सन इज ओबेइंग हिमसेल्फ हरसेल्फ. इसीलिए सर्वहितकारी इच्छा का समूह है. दूसरी चीज, सामान्य इच्छा संप्रभु है. सामान्य इच्छा से ऊपर कोई नहीं. कहने का मतलब है कि सामान्य इच्छा जब पैदा होगा तो वो संप्रभु है, वो सुप्रीम है, उसमें सभी की इच्छा सम्मिलित है, सभी के हित की से इच्छा सम्मिलित है, इसलिए उसकी आज्ञा के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता. इस संप्रभुता के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, उस इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता. उस इच्छा के विरुद्ध जाता है तो उसे जो है दंडित किया जाएगा. तो इट इज द विल ऑफ ऑल, और हियर लाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी. लोक संप्रभुता का सिद्धांत है कि जनता में, लोगों में जो है
वो संप्रभुता निवास करती है। ये पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक चिंतन में जो कॉन्सेप्ट है वो रूसों ने दिया, जो है वह है लोक संप्रभुता। तो संप्रभुता लोगों में निवास करती है। और तीसरी जो सॉवरेंटी का एक कॉन्सेप्ट है कि सामान्य इच्छा अविभाज्य है। ऐसा नहीं है कि सामान्य का विभाजन किया जा सकता है एक भाग में, दो भाग में, वो अविभाज्य है। इट इज इन टोटालिटी, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड। डिवाइड करेंगे तो सारी सत्ता डिवाइड हो जाएगी। इट इज इन टोटालिटी, इट इज इंटेग्रेटेड विद द अथॉरिटी, और इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। एक और क्वालिटी की बात करता है कि सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं किया, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। और हियर इन लाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के सिद्धांत का यही निरूपण होता है। यहीं पर वो इस बात को उजागर करता है कि समान इच्छा एक्चुअली सारे लोगों में निवास करती है, और एक ऐसी क्वालिटी है, दिस इज काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी डेलीगेटेड, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अदर्स। इसीलिए जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है उसमें क्या है कि कानून बनाने की या नियम बनाने की, गवर्न करने की जो क्षमता है वो लोगों में है। लोग मिल करके इकट्ठे होकर के अपने गवर्नेंस की बात करते हैं। वो ये अधिकार को किसी व्यक्ति, किसी संस्था को हस्तांतरित नहीं कर सकते। हियर लाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और ये दैट इज व्हाई रूसो इज द चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, इज एडवोकेट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करता है, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करता, मान करके चलता है कि यही वो व्यवस्था है, यही वो प्रजातंत्र, यही वो राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों के स्वतंत्रताओं को रीगेन कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो दूसरा जो नॉवल कॉन्सेप्ट है कि इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, मीन्स जो है जिनके पास है उन्हीं के पास रहेगा, वो चाह करके भी दूसरे को वह ये चीज सौंप नहीं सकती। सामान्य इच्छा एक इकाई है, दिस इज वन यूनिट। इसको जो है इट कैन नॉट बी डिवाइडेड हियर। जो डेलीगेशन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर, जो सेपरेशन ऑफ पावर की यहाँ पर जो बात होती है वो यहाँ पर है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी डेलीगेटेड। दिस इज वन यूनिटी, इट विल रिमेन वन। दिस इज द क्वालिटी ऑफ सामान्य जनरल विल या समान इच्छा की है एक महत्व। समान इच्छा सभी परिस्थितियों में सही, सर्वहितकारी है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें सभी के हितों को शामिल किया गया है, इसलिए ये कहा ही नहीं जा सकता कि कभी गलत हो सकता है। इट कैन नॉट डू इनजस्टिस, कैन नॉट बी रॉन्ग, कभी गलत हो ही नहीं सकता, कैन नेवर बी रॉन्ग, जिसमें गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है। So this is one quality that it can never be wrong. In all conditions, it remains true, it remains the same. तो सभी परिस्थितियों में यह सही है, सर्वमान्य। समान इच्छा के पालनों में नागरिकों के अधिकार नहीं थे। निश्चित रूप से यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है कि समान इच्छा क्या है, समान इच्छा सभी लोगों की इच्छा का ही तो समूह है। इसलिए समान इच्छा जब कोई आज्ञा देता है और कोई व्यक्ति यदि उसे स्वीकार करता है या उसके आज्ञा के अनुरूप काम करता है, तो स्वयं की आज्ञा का पालन कर रहा है, स्वयं की इच्छाओं का पालन कर रहा है। इसका मतलब उसकी ही इज एंजॉयिंग द लिबर्टी ऑफ डूइंग, एक्सेप्टिंग द ऑर्डर्स ऑफ हिमसेल्फ, हरसेल्फ। वो किसी और की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तो ही हैज कंप्लीट लिबर्टी, कंप्लीट राइट। और ये कंप्लीट राइट जो है, कंप्लीट लिबर्टी जो है, वो सामान्य इच्छा की देन है। यदि लोग स्वार्थ से प्रेरित होना चाहें और अपना अहित करना चाहे तो भी सामान्य इच्छा वो उसका अहित नहीं करने देगा, उसे सही रास्ते पर चलाएगा। उस सही रास्ते पर चाहे वो उसे ज़बरदस्ती चलाए। दैट इज़ वाई एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री।
वो फ्री नहीं होना चाहे वो तो भी उसे फ्री करेगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझाने की कोशिश करता है कि सपोज करें कोई एक ब्रिज है, आगे खतरा है, कोई व्यक्ति है नहीं जानता है लेकिन उस ब्रिज से क्रॉस करना चाहता है। वो नहीं जानता है कि ब्रिज पे खतरा है, लेकिन सामान्य इच्छा और सामान्य इच्छा को रिप्रेजेंट करने वाले लोग जानते हैं कि वह वहाँ उसका अहित है, इसलिए उसे रोका जाएगा। वो चाहेगा जाना लेकिन सत्ता उसे रोकेगी, सामान्य इच्छा उसे रोकेगी कि वो आप उधर नहीं जाए। तो यहाँ पर क्या रोकने में जो रोक रहा है उसमें उसको प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लगेगा कि उसकी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न कर रहा है, परंतु जो है अंतिम रूप में क्या होगा कि वह आदेश की पालना या जबरदस्ती भी उसके ही हित के लिए है, उसके जीवन की रक्षा के लिए है। और यहीं पर बोला जाता है मैन डज नॉट नो अबाउट themselves when he is entrapped or is in trap of self interest। इसीलिए ऐसी स्थिति में उससे सेल्फ इंटरेस्ट से गाइडेड को मुक्त करने के लिए सामान्य इच्छा जो है उसे ज़बरदस्ती भी कर सकती है। और यहीं पर जो है वो कहता है कि मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री, उनको ज़बरदस्ती जो है फ्री किया जा सकता है। सामान्य इच्छा का पालन स्वयं की इच्छा का पालन, बार बार इसी बात को हम दोहरा रहे हैं कि स्वयं की इच्छा दरअसल किसी दूसरे की इच्छा नहीं है बल्कि आपकी इच्छा है। आप यदि कुछ आपकी आदत से इच्छा इसीलिए इसके पश्चात इसकी आलोचनाओं में सब सर्वप्रथम है, आलोचक कहते हैं कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया वो दरअसल अस्पष्ट तथा भ्रमित करने वाली विचारधारा है। कभी तो रूसो सामान्य इच्छा के आधार पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की नींव रखता है और कभी ऐसा लगता है कि वह एक निरंकुशवादी राष्ट्र का समर्थन करता है, निरंकुशवादी सत्ता का समर्थन करता है। तभी जो है आलोचक कहते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा जो है वो हॉब्स की लेवियाथा ही है, केवल उसका सर कटा हुआ है। तो इसलिए जो है सबसे पहली आलोचना है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत अस्पष्ट और भ्रमित करने वाली है। दूसरी चीज़, रूसो का सामान्य इच्छा निरंकुश है। जब ये कहा जाता है कि सामान्य इच्छा संप्रभु है नंबर 1 और सामान्य इच्छा कभी गलत नहीं हो सकता, हमेशा सही है, तो यह एक निरंकुश व्यवस्था का समर्थन करता है, एक निरंकुश सत्ता। और इसीलिए ये विचारधारा निरंकुशवादी या टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। वो अपने डिफेंस में जो है रूसो के सिद्धांत को जो है प्रेजेंट करता है। तीसरी बात, राज्य को सर्वशक्तिमान बनाता है। सामान्य इच्छा जिसके द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाएगा वो राज्य की सत्ता है, और राज्य की सत्ता यदि सामान्य इच्छा के समानांतर है या सामान्य इच्छा ही राज्य है तो निश्चित रूप से राज्य जो है एक सर्वशक्तिमान जो है एंटिटी के रूप में सामने आता है। उसके विरुद्ध किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, चूँकि वो कभी गलत नहीं हो सकता और उसकी आज्ञा के पालन में ही जो है लोगों का हित है। चौथी बात कहता है नागरिकों की स्वतंत्रता के विरुद्ध है, क्योंकि स्वतंत्रता की परिभाषा वो इस रूप में देता है जो है टोटलिटेरियन समग्रतावादी विचारक जिस डेफिनेशन को देते हैं, ठीक वैसा ही डेफिनेशन जो है सामान्य इच्छा के संदर्भ में अधिकारों का है, स्वतंत्रताओं का है, कि स्वतंत्रता जो है वो सामान्य इच्छा के पालना में ही निहित है। जो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट या ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के समर्थक हैं वो भी इसी बात को कहते हैं कि राज्य की आज्ञा पालन में ही लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता निहित हैं। ठीक उसी प्रकार की बात यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये स्वतंत्रता के विरुद्ध व्यवस्था है। ये एक अव्यवहारिक विचार भी है। जब हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये किसकी इच्छा है, समूह की इच्छा है या सभी की इच्छा है या केवल वोटर की इच्छा है, एक व्यक्ति की इच्छा भी हो सकती है, ये बिल्कुल अव्यवहारिक है कि हित का अर्थ क्या है, सभी के हितों को परिभाषित कौन करेगा और ये कैसे किया जाएगा।
इसको लागू कैसे किया है, इसलिए ये एक अव्यवहारिक जो है विचारधारा है। और आखिरी आलोचना की जाती है कि सामाजिक समझौते के विरुद्ध है। जब समझौता होता है तो निश्चित रूप से दोनों तरीके से दो पार्टी होती है समझौते में, और दोनों ही एक दूसरे पर जो है कुछ अंकुश लगाते हैं, कुछ कुछ उस पर नियंत्रण रखते हैं, दोनों की ही कुछ आदान प्रदान होता है। यहाँ पर जो है सामान्य इच्छा पर कोई नियंत्रण नहीं है, सामान्य इच्छा बिल्कुल इससे मुक्त है, सामान्य इच्छा को परिणाम माना गया है और सामान्य इच्छा पर कोई नियंत्रण। तो समझौते का जो बेसिक सिद्धांत होता है कि जिसमें दो पार्टी हो और दोनों ही पार्टी एक दूसरे को गिव एंड टेक की स्थिति में कुछ दे और कुछ ले, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं देती। तो इस तरह से ये आलोचना है, लेकिन इसके बावजूद भी, सारे आलोचनाओं के बावजूद भी, समान इच्छा का सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रूसों की है राजनीतिक चिंतन के इतिहास में, एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है। और समान इच्छा का सिद्धांत कम से कम लोक संप्रभुता और जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन करता हुआ दिखाई